गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांगरत्यायन। कल हमने इनके 2 पाठ पढ़ लिए, आज हम अगला पाठ पढ़ते हैं। तो देखिए, अब लेखक जा रहे हैं तिंगरी। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति इनके दोस्त थे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, तो इनके बहुत से यजमान थे तिंगरी में। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। चीरी यानी कपड़े से जो फाड़ी हुई चीरी यानी फाड़ना, तो कपड़े की जो बत्तियां थी, और गंडे ख़त्म, गंडा यानी कि जो मंत्र के द्वारा जो धागा होता है वो, तो जो मंत्र पे लिखी हुई जो बत्तियां थी इनके पास कपड़े की, वो और जो मंत्र मुक्त जो धागे थे वो इनके पास ख़त्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक कह रहे हैं कि अगर ये वहाँ चले गए अपने यजमानों के पास, तो हफ्ता भर ये वहीं रह जाएंगे सुमति, और वह सुमति के साथ ही यात्रा करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, कि तुम्हारे पास जो भी मंत्र मुग्ध जो धागे हैं वो आप यहीं बांट दो, आसपास ही, दूर मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया जो पहाड़ों पे सामान जो ढोते हैं उन्हें कहते हैं, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती हैं। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, तो कह रहे हैं कि आगे जो सूर्य की जो किरणें हैं, धूप है, वो उससे तो ललाट जल रहा है, लेकिन पीछे ऐसा लग रहा है कि पूरा कंधा बर्फ़ सा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सुमति का मन था कि और जो यजमान हैं उनके वो वहाँ पे चले जाएं। वो रह रहे थे शेखर विहार। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी बिना मेहनताना यानी मजदूरी दिए बिना जो वहाँ पे मज़दूर मिल जाते हैं, उसे कहते हैं वो बेगार में उनको मिल जाते थे। और जो ज़मीन थी वो जागीरदारों के पास में थी। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। जो शेखर विहार की जो खेती थी उसके जो मुखिया जो भिक्षु, उन्हें नम से कहते हैं, तो वो बड़े भद्र पुरुष थे और वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद अर्थात कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, यानी पुस्तकें। मेरा आसन भी वहीं लगा।
वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी यानी एक एक पुस्तक 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे देखी जो पुस्तकें थी, मैं उन्हीं को पढ़ने में वहाँ लग गया, और जब सुमति ने कहा चलो यजमानों से मिलने जाएं, तो मैंने उसे मना कर दिया। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। धन्यवाद।